नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार है और शुक्रवार को अपनी आरबीएसई की क्लासेस होती है। छठी की क्लास का सुपड़ा साफ कर चुके हैं अपन। एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाना है। जिन्होंने नहीं देखी देख लेना, छठी कक्षा की क्लासेस पूरी हो चुकी है क्योंकि आरबीएसई की आज ये अपनी 15वीं क्लास है। ठीक है ना, 15वीं क्लास है और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 का अध्याय 3 और उसमें से भी राजस्थान में कृषि वाला भाग। अध्याय 3 में दो चीजें हैं, कृषि और सिंचाई। आज कृषि बढ़ेंगे, कल सिंचाई बढ़ेंगे, तो इस तरीके से अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अरे वाह, ये भी एक कविता बन गई, शायरी। वैसे अपने को शायरी आती नहीं लेकिन बन जाती है ऐसी। ठीक है, चलिए तो आज अपने इस पुस्तक का तीसरा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। जिसके पास में आरबीएसई वाली पुस्तकें नहीं है, बिल्कुल ही चिंता छोड़ो, कहीं कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और आरबीएसई वाली जो टेस्ट सीरीज चल रही है आपकी टॉपिक वाइज, ठीक है ना, इन पुस्तकों पे आधारित 6ठी से 12वीं तक के टेस्ट जुड़ने, उसमें कक्षा 6 के सारे टेस्ट जुड़ चुके हैं। ठीक है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं की वो कर लेना और अभ्यास साथ साथ में जारी रखना, क्योंकि इस अभ्यास की कीमत अब पता नहीं चलेगी, आपको आने वाले समय में पता चलेगी। व्याख्यात्मक तरीके से है तो आरबीएसई की एक्स्ट्रा भी बहुत सारी चीजें उसमें व्याख्या में शामिल की गई है। तो आज लगभग 7वीं का भी एक चैप्टर जुड़ जाएगा आज, और कल परसों फिर इसके आगे के चैप्टर जुड़ने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, टाइपिंग लगातार चल रही है और सारे चैप्टर पहले 6 से 10 तक का देने का सोचा था, लेकिन 11-12 में भी राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तकें हैं वो भी आपके इसी टेस्ट सीरीज में जोड़ दिया जाएगा। कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा और 1 साल तक आप इसमें अभ्यास आराम से कर सकते हैं। ठीक है, हर टॉपिक को पढ़ो, अभ्यास करो, मैटर क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। अच्छा, ये देखो स्लाइड के अंदर इसको ऐसे का ऐसा शामिल किया गया इस भाग को। इससे ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही जैसे आरबीएसई की पुस्तक ही अपन पढ़ने जा रहे हैं। और है नोट्स मेकिंग पे, आपको पूरी पुस्तक में से जो मसाला पढ़ना है कंपटीशन की दृष्टि से सिर्फ वही। भाई अब चुन्नू मुन्नू वहां गया, उसने ऐसे पूछा, वो चीजें कहीं अपने मतलब नहीं है, वो तो बच्चों के लिए भूमिका बनाने के लिए होती है। ठीक है ना, अपने तो यहाँ पे सीधा ही कंपटीशन की दृष्टि से। चलिए, सबसे पहली चीज जो काम की चीज इसमें दे रखी है वो कृषि का महत्व। अब यहां से पढ़ने वाले जो भी है जीजीडी से, यानी गौरव ज्ञान धारा से जो भी पढ़ते हैं वो जीजीडियंस कहलाते हैं। ठीक है ना, उनको जीजीडियंस की उपाधि दी जाती है। अब जीजीडियंस को क्या ही बताएं हम कि कृषि जो है एक प्राथमिक व्यवसाय है। देखो, उद्योग 3 तरह के, वैसे तो उद्योगों का बहुत अलग अलग वर्गीकरण होता है, लेकिन यदि ऐसा देखा जाए तो प्राथमिक, द्वितीयक जिसे माध्यमिक भी कहते हैं, और तृतीयक। प्राथमिक में यानी उत्पादन करने वाली श्रेणी आ जाती है जिसमें कृषि, माध्यमिक में विनिर्माण और उससे संबंधित यानी कच्चे माल से बाद में जो विनिर्माण वगैरह किया जाता है वो, और तृतीयक में सेवा वाले आते हैं। तो पहले में तो आ जाएगा कृषि प्राथमिक है, तो यहाँ पे आपके आरबीएसई की ये लाइन यहाँ पे ऐसे की ऐसे आप याद रख सकते हो, ये प्राथमिक व्यवसाय है। अब मैंने कहा कि जीजीडियंस को क्या ही बताएं कि अपन कृषि पढ़ने जा रहे हैं, तो कृषि को राजस्थान में मानसून का जुआ कहा जाता है। ठीक है, अब इन्हें क्या ही बताएं क्योंकि इन्हें पता है। ठीक है ना, अब इन्हें क्या ही बताएं कि भारत के अंदर जितना कृषि क्षेत्रफल है उसका 11% राजस्थान के अंदर है। ठीक है, क्योंकि ये भी इन्हें पता है। अब इन्हें क्या ही बताएं कि अपने यहाँ पे आरबीएसई के अंदर ये चीज नहीं दे रखी, लेकिन जीजीडियंस को पता है कि राजस्थान में जितना कृषि क्षेत्रफल है उसका 30% सिंचित है। ठीक है ना, ये भी इन्हें क्या ही बताएं कि 30% सिंचित है। अच्छा, इन्हें क्या ही ये बताएं कि कृषि जो है राज्य सूची का विषय है। क्या बताएं आप बताओ, ये सारी चीजें इनको पता है फिर भी बता दी, तो जो नए नए जीजीडियंस बने हैं उन्हें भी अब ये जानकारी हो जाएगी। तो काफी सारी चीजें जो है अपन को आरबीएसई के साथ में अलग से भी पढ़नी होती है। मानसून का जुआ किस लिए है, क्योंकि आप देखो कि अपने यहाँ पे बरसात के कोई ठिकाने नहीं है। अच्छा, मैं पश्चिमी राजस्थान से आता हूं ना, तो मारवाड़ गोड़वाड़ वाला क्षेत्र है, यहाँ पे हकीकत में बरसात के कोई ठिकाने नहीं है। मैं बाड़मेर में भी रहा हूं, अपने जीवन के 18 साल मैंने बाड़मेर में गुजारे, तो वहां पे भी धूल भरी आंधियां बहुत चलती थी, लेकिन बारिश का मतलब अपने को पता है कि पश्चिमी राजस्थान में बारिश थोड़ी अनियमित है, तो इसलिए मानसून का जुआ कहा जाता है। लेकिन यहाँ के किसान इतने मेहनती और संघर्षशील है कि हर बार हर साल संघर्ष करते हैं, और मैंने देखा है यहाँ के किसानों के अंदर एक अलग ही जज्बा है। ठीक है ना, राज्य की लगभग 2/3 जनसंख्या मान सकते हो आप, लगभग 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहती है। 75% जनसंख्या, एक बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर रहता है। लेकिन विडंबना है, अपने भारत देश की विडंबना है कि कृषकों को उचित मूल्य, उनका उचित मेहनत का मूल्य नहीं मिल पाता है। अब इसके बारे में
यहाँ पे यदि बताने जाएंगे तो क्लास से बहुत सारी इतर बातें हो जाएगी, इसलिए अपन क्लास पे फोकस रहते हैं। उद्योगों को कच्चा माल भी इसी से मिलता है, किससे? कृषि से मिलता है। भाई सूती वस्त्र उद्योग है तो कच्चा माल कहां से मिलेगा? कृषि से मिलेगा। अच्छा, चीनी उद्योग है, कच्चा माल कहां से मिलेगा? कृषि से मिलेगा। यानी उद्योगों को जो कच्चा माल मिलना है वो कहां से मिलता है? कृषि से मिलता है। तो कहीं ना कहीं 75% जनसंख्या जो है इस पर निर्भर रहती है। चीज क्या है समझनी है आपको, आपको अपने दिमाग को उस हिसाब से विकसित करना है कि प्रश्न कैसे भी आ जाए तो हम उसे कर पाए, क्योंकि फैक्ट मैं सारे ही देता हूं आपको। फैक्ट आपके लिए वन लाइनर्स भी आती है, अभी जैसे कि काफी सारे बच्चे कह रहे सर फर्स्ट ग्रेड की वगैरह, देखो पुरानी कुछ एक किसी दुकानदार के पास हो तो आप ले सकते हो, बाकी नई को अपडेट होने में थोड़ा समय लगेगा। हम भी देख रहे हैं कि वैकेंसीज कब कैसे किस तरीके से आ रही है, तो फिर उसके हिसाब से उस पर वर्क किया जाए। और जब तक भाई जितनी हम बाद में देंगे तो उतना लेटेस्ट डेटा आपको अपडेट करके दे सकते हैं, इसलिए भी रोका जाता है। अच्छा, अभी उतावल करके दे भी दें, मान लो आज ही मैं आपको दे दूं कोई वन लाइनर, आप इतनी डिमांड कर रहे हो क्योंकि डिमांडिंग हमेशा से रही है, मैं दे भी दूं आप ले भी लोगे, लेकिन फिर क्या होगा कि लेटेस्ट डेटा अपडेट करके आखिर में हमें अपडेटेड निकालनी पड़ेगी। फिर बाद में वही हो जाता है, गुरुजी यार आपको बेचनी थी क्या था, पहले क्यों निकाली, फिर वही बात है। तो इसलिए हम रुके हुए हैं, जब जरूरत होगी तब निकालेंगे। अनावश्यक किताबें निकालने से कोई मतलब नहीं है, जब उसकी वास्तव में जरूरत होगी तब आपको मैं खुद बता दूंगा, सूचित कर दूंगा कि ये सही समय है, अब आप इसे पढ़िए। जब तक आप चैनल से जुड़े हुए बने रहिए और निरंतर, भाई कम से कम इस दौर में नियमितता रखनी जरूरी है। आप नियमितता रख लोगे ना, वही काफी है इस दौर में। आज भी 2 स्टूडेंट मिले थे, विद्यालय आए थे मिलने, बड़ा अच्छा लगा मिलकर। उन्होंने भी यही जानना चाहा कि सर इस समय पढ़ना कैसे है। उनका ये मैं चीज बार बार बताता हूं, इस समय आपको सबसे बेस्ट चीज जो करनी है ना वो नियमितता रखनी है। ज्यादा नहीं तो दिन के 2 घंटे जरूर पढ़ लो। यदि ये चीज आप मेंटेन करते हुए यहां से चलोगे, जब भी विज्ञप्ति आएगी बाकी लोगों से अपने आप को आगे पाओगे। इस चीज को गांठ बांध लेना बस, बाकी सारी रणनीतियां बनती रहेगी, सारी स्ट्रेटेजी आती रहेगी, सब चीजें हम खुद बताते रहेंगे आपको, ठीक है ना। आगे हो के बताएंगे हम खुद ढोल पीट पीट के कि भैया अब ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। बादैन थाने करनी कौन है, बेदैन मैं सब करा, मास्टर को काम है वो, ठीक है नहीं। चलिए, अब ये वर्गीकरण जो दे रखा है आपके एनसी अपने आरबीएससी की किताब के अंदर ही ये सारणी आपके दे रखी है। यदि आपके पास में पुस्तक नहीं है कोई चिंता नहीं, मैंने कहा है ना आपको ये पुस्तक मतलब लेने तक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब चूंकि अपन इस सारणी को कई बार पढ़ चुके हैं कि मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, अब रबी, खरीफ और जायद, और मैंने ट्रिक के माध्यम से करवाई है इनको, ठीक है ना। इनको ट्रिक के माध्यम से बेहतर तरीके से करवाई हुई है जब मैंने कृषि पढ़ाई थी। अब चूंकि अपन आरबीएससी पे चल रहे हैं तो भाई इसके अंदर इसके अनुसार चल रहे हैं। वैसे अपनी तरफ से जो क्लास दी थी उसमें ये भी बताया था, रब जी अगर चाहे अरबी सूरज जो अधमराई से सर से पकड़ तारे पर फेंक दे। अब यदि कोई नए नए विद्यार्थी जुड़े हैं तो वो कहेंगे ये क्या था, ये ब्रह्मास्त्र था जो फेंक दिया मैंने आपकी तरफ, ठीक है। अब खरीफ की भी, खरीफ चचा वार वार कह रहा कि गन्ना मंडी में मूंगफली खाकर सोए उठे। अब मैं कोई इनका रोज रोज रट्टा थोड़ी मारता हूं, लेकिन एक बार याद की हुई है तबियत से, अब हमेशा याद है, अब उससे मुझे फसलें निकालनी बहुत आसान हो जाती है। जात खात कस मती, ये जायद की ट्रिक थी। अच्छा, जिसको ये कैसर लिखा हो या ऐसी बातें दिमाग में आए तो राजस्थान में कृषि लिखकर आगे जीजीडी लिखना, सर्च करना, पहले नंबर पे ही आपको क्लास मिल जाएगी जिसमें ट्रिक वगैरह सब दे रखी है। क्लासेस सारी आपने यूट्यूब पे ही है, ठीक है। अब रबी की फसलें, रबी में मुख्यतः फसल जो आती है वो गेहूं की फसल है। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादन किए जाने वाली फसल भी कौन सी है? गेहूं की ही है। भारत में पूछेंगे तो फिर चावल आ जाएगी, लेकिन राजस्थान में उत्पादन किए जाने वाली तो फिर आपके गेहूं आ जाएगा, ठीक है ना। कृषि क्षेत्रफल के आधार पर पूछे तो फिर बाजरा आता है, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो गेहूं आता है, ठीक है। सरसों, चुकंदर, चना, जौ, ये सारी फसलें रबी के अंदर आ जाती है। अच्छा, चना जो है दलहनी फसल है, और दलहनी फसलों के अंदर देखो दलहनी फसल कौन सी होती है जिससे दालें प्राप्त की जाती है। दलहनी फसलों के अंदर सबसे ज्यादा उत्पादन किए जाने वाली फसल है चना, ठीक है ना। चना सबसे ज्यादा। अब कैसे वो मैं आपको एक तरीका भी बताऊंगा कि ये चना क्यों है ज्यादा, ठीक है। दलहनी फसलों का राजा कहा जाता है चने को, और रानी कहा जाता है दलहनी फसलों का मटर, ठीक है ना। रानी कहा जाता है मटर को। कैसे टाइम आ गई, फसलों के अंदर भी राजा रानी याद करने पड़ते हैं।
खरीफ के अंदर फसलें कौन कौन सी है? बाजरा मुख्यतः खरीफ के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फसल है वो बाजरा है। अच्छा, खरीफ में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली पूछेंगे तो भी बाजरा है। खरीफ में सबसे ज्यादा खाए जाने वाली पूछेंगे तो भी बाजरा है। अफ्रीकी मूल की फसल है ये, ठीक है ना, मूलतः अफ्रीका की है। अच्छा, इसके अलावा ग्वार, मक्का, चावल, मूंग, मोठ, तिल, ज्वार, मूंगफली, कपास, गन्ना, ये सारी की सारी किसके अंदर आ जाती है? आपके खरीफ के अंदर आ जाती है, खरीफ की फसलों में। ठीक है ना, ट्रिक देख लेना बाद में, जिन्होंने नहीं देखी और जिन्होंने लिख रखी है उनको तो पता ही है। जायद के अंदर यानी कि मौसमी चीजें आ गई जायद में, है ना, पानी वाली चीजें ज्यादा आएगी, जिसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा होगी। कैसे कि फलों के अंदर होती है, देखो खरबूजे के अंदर तरबूज, सब्जी, काकड़ी, ये सब क्या होते हैं? इनके अंदर पानी की चीज, पानी की मात्रा ज्यादा होती है। और ये सारी की सारी जो है ना तबियत तर करने वाली है, यानी देखो तरा ही ज्यादा है, तर ज्यादा है, इनके अंदर पानी ज्यादा है, इनको खाने से तबियत भी तर होती है। अच्छा, रिजगा फिजगा वो भी सब इसके अंदर आता है। वे रजगोत जानो थे, रजगोत जो काट पशुआन खिलावा आपा, वो रजगा वगैरह वो भी सब इसके अंदर। फिर पूछते हैं, ये चीज अपन ने पहले पढ़ी भी है, इसका बुआई का जो समय है, जब बोने का समय है वो अक्टूबर नवंबर है, और कटाई का समय मार्च अप्रैल है। या होली आती है ना, होली, तब ये फसल काटी जाती है गेहूं वाली। अब गेहूं और इनसे आप यदि फोकस करोगे तो आपके निकल जाएगा। गेहूं और चना, जब चनों को तो होले कहा भी जाता है, होले यानी होली की अग्नि में सीखते हैं इसलिए होले। तो ये गेहूं और चना और ये वाली इनकी जो है मार्च अप्रैल वाली, यानी होली के आसपास इनकी कटाई होती है। ठीक है। अच्छा, गोल्डन ड्रॉप्स रबी की फसलों के लिए बहुत मतलब लाभदायक मानी जाती है। गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है मावठ की बरसात को, सर्दी में होने वाली जो बरसात होती है पश्चिमी विक्षोभों से, उसे गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है। ये इनके लिए बहुत, गोल्डन ड्रॉप्स कहा भी इसलिए जाता है क्योंकि इस फसल के लिए उपयोगी है। खरीफ की फसलें जुलाई अगस्त के अंदर लगभग बोई जाती है और कटाई अक्टूबर नवंबर में इनकी हो जाती है। जायद की भी अप्रैल में बोई जाती है और जून के अंदर, यानी कि अभी जो समय चल रहा है वर्तमान में, अभी अपने मई चल रहा है, वर्तमान के अंदर आप देखोगे खरबूजे के ट्रक ट्रैक्टर भरे हुए आते हैं। ठीक है, तरबूज आएंगे, ये सारी चीजें जो आप यहाँ पे देख रहे हो, काकड़ी फकड़ी, ये सब चिबड़िया वगैरह, वह भी इम आ गया शामिल हुआ। ठीक है ना, और चिबड़िया तो मतलब क्या ही बताया, मुंह में पानी आता है सीधे ही। नमक मिर्ची डाल के काट के खाओ बड़ी आराम से। ये सारी चीजें बहुत ही तबीयत तर करने वाली है। ठीक है, आगे बढ़े, तबीयत तो तर होगी। अब देखो, तिलहनी फसलें और दलहनी फसलें क्या होती है। कभी भी कोई चीज पढ़ते हो या सीखते हो ना, तो अपने आप को शून्य मान के सीखनी चाहिए, तभी वो सीखी हुई चीजें अपने लिए कारगर सिद्ध होती है और अपन उसको ज्यादा सीख पाते हैं। ओ तो मने आवे, ओ तो मने आवे, ओ तो मने आवे, एग्जाम में आ जावे जन के ओ कहीं है, ओ तो मने आवे कौन, ये वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। अपने को शून्य मानो। अब क्या तिलहनी फसलें, गुरुजी ये तो मेरे को आती है, कई जाने टक 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 करके फॉरवर्ड कर देते हैं। हो सकता है इस दरमियान कुछ अच्छी चीज बता दी जाए। तिलहनी जिनसे तेल प्राप्त हो, दलहनी जिनसे दाल प्राप्त हो। ठीक है, तो इसीलिए तिल के इन तिलों में तेल नहीं। ठीक है, अब तिल यानी कि तेल देने वाली चीजें। वैसे तिल तो पूरी अलग ही फसल हो गई, लेकिन तिलहनी का मतलब है जिनसे तेल प्राप्त होगा। ठीक है ना, तेल प्राप्त होगा। तो तिलहनी फसलें जिनसे तेल प्राप्त हो, जैसे कि तिल, मूंगफली, सरसों वगैरह, राइडो फाइडो सब आइगो। ठीक है ना, ये सारी चीजें। दलहनी फसलें जिनसे दालें प्राप्त हो। ठीक है, जैसे मूंग, मोठ, उड़द, चना वगैरह, ये सब जिनसे भी मटर फटर सब, तो जिनसे दालें प्राप्त होगी वो दलहनी फसलें। और दलहनी फसलों में सबसे ज्यादा चना उत्पादित होता है। ठीक है, उपयोग के आधार पर फसलें, ये सारी आरबीएससी के अनुसार मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है ना, आप ये ध्यान रखना कि ये आरबीएससी की पुस्तक पढ़ने का आपको राजस्थान अध्ययन की फिर जरूरत नहीं है। खाद्यान्न फसलें होती है और व्यापारिक फसलें होती है। खाद्यान्न फसल जिसको खाने के काम में लिया जाता है, व्यापारिक फसलें जिसको व्यापार में काम में लिया जाता है, जो उद्योग में काम में आती है, वो व्यापारिक फसलें हैं। अब मान लो कृषि में तो जूट भी उगाया जाता है, लेकिन अपन थाली में जूट लेकर खाने नहीं बैठते हैं। ठीक है ना, जूट खाने के नहीं होते हैं, जूट खाने के होते हैं, लेकिन वो खाने नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं, लेकिन जूट जैसे कि पटसन जिसे कहते हो आप, ठीक है, सुनहरी रेशा जूट। अब जूट भी तो कृषि से उगाया जाता है, लेकिन खाया नहीं जाता, वो व्यापारिक फसल है। अब गन्ना व्यापारिक फसल है। अब आप कह दो गुरुजी गन्ना तो खाया भी जाता है, अरे भाई खा लो, लेकिन ज्यादा काम अपन क्या गन्ना खा के जिंदगी निकाल सकते हैं क्या? क्या आज बेटा गन्ना खा के सो जा, ऐसा हो सकता है क्या? रोटी की जगह रोटी खानी पड़ेगी ना। गन्ने से पेट भरने वाला नहीं है। ठीक है, जूस पी लिया, बाकी वो अलग बात है,
लेकिन गन्ना मुख्यतः किस उद्योग में काम में लिया जाता है? शक्कर, गुड़, चीनी उद्योग के अंदर, वो बनाने में, तो व्यापारिक फसल है। कपास व्यापारिक फसल है। तो इस तरीके से सोचना, कभी भी एक तरफा मत सोचना, दो तरफा सोचोगे, दोनों पक्ष देखोगे, तब आप किसी भी चीज के निष्कर्ष तक पहुंच सकते हो। खाद्यान्न फसलें जिनसे भोजन योग्य उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि गेहूं, जौ, मक्का, चावल, दालें आदि, ये खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत। व्यापारिक फसलें जिन फसलों को केवल व्यापारिक उपयोग के लिए उगाया जाता है, जैसे कि कपास, गन्ना, तंबाकू। अब कई जना विद्वान छाती कह दी कि गुरुजी तंबाकू खाई जाती है, वही बात है कि तंबाकू से पेट भर जाएगा क्या? भाई तंबाकू, अच्छा कौन आपको कहेगा कि यार तंबाकू खाओ मजा बड़ा आएगा? कि गुरुजी मेरे वो रामलाल दोस्त है, वो क्या करे? अरे ए दोस्त नहीं है, दुश्मन है। क्योंकि अब एक वो टाइम टेबल बीच में वायरल हुआ, देखो राजस्थान में जो चीजें वायरल होनी चाहिए वो होती नहीं, और जो नहीं होनी चाहिए वो हो जाती है। टाइम टेबल वायरल हुआ, उसमें 4 जगह लिखा हुआ विमल खाने का टाइम, तंबाकू खाने का टाइम, गुटखा खाने का टाइम, दारू पीने। अरे ये कोई टाइम टेबल है? तुमने पढ़ाई को मजाक बना रखा है। फिर पढ़ाई तुम्हारी मजाक बनाएगी तब तुम्हें अच्छा नहीं लगता, भी किसको अच्छा लगेगा? तो ये भी कोई तरीके होते हैं। राजस्थान में वास्तव में यूं कह कि नवरा गणा है, एक काम नवरा है। फिर वो उसमें लिख रखे हैं, और उसके मजे इतने लेते हैं, भाई क्लास को शेयर करने में किसी को मौत आए कि यहाँ पे फ्री क्लासें चल रही है, इनको शेयर कर दो, उसमें मौत आएगी। लेकिन ये ऐसे विमल गुटके वाला टाइम टेबल आएगा ना, उसके एक एक जना 10-10 बार शेयर करेगा। बोलो, ये है वर्तमान स्थिति। फिर कैसे शिक्षित बने? यहाँ पे ये खाने लायक चीज नहीं है, ठीक है, व्यापारिक फसल है। यहाँ पे तिलहन, ये भी व्यापारिक फसलों के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो ये व्यापारिक और खाद्यान्न फसलों के अंदर आपको ध्यान रखनी चीजें, ठीक। चलिए अपन क्या है, आराम से, ये फ्री टाइम है ना, तो इसको बिल्कुल आराम से इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि आप सिर्फ यहां पढ़ लो ना, वापस दोहराने तक की भी जरूरत नहीं पड़े, आपको सीधा याद हो इन चीजों को। इस चीज को फोकस करके अपन चल रहे हैं, ठीक है। राजस्थान में बोई जाने वाली प्रमुख फसलें, अब प्रमुख कौन कौन सी फसलें हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी। गेहूं, सबसे पहले गेहूं जो है एक फिलिस्तीनी पौधा है। कैसा है? फिलिस्तीनी पौधा है, ट्रिटिकम एस्टिवम। मेरे भी एक साल है ना 11वीं में साइंस रही थी, तो उस समय फिर किसी परिस्थिति बस चेंज करनी पड़ी, आर्ट्स फील्ड में आ गए, बढ़िया ही हुआ, आर्ट्स में स्कोप ज्यादा है, ठीक है नहीं। फिर ध्यान रखना कि रबी की मुख्य फसल है, रबी की मुख्य फसल है गेहूं। ट्रिटिकम एस्टिवम तो इसका वैज्ञानिक नाम है। इसे शीतकाल में उगाया जाता है और प्रमुख गेहूं उत्पादक जिले श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारा, भरतपुर, यानी कि मैदानी क्षेत्र जहां होगा ना वहां पे गेहूं ज्यादा होंगे। और श्री गंगानगर इसमें कई सालों तक अव्वल स्थान पर रहा, इसलिए श्री गंगानगर को राजस्थान का अन्न का कटोरा भी कहा गया, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। जौ और जवार, अब देखो जौ और जवार कैसी है, शुष्क अर्ध शुष्क जलवायु की फसलें हैं। इसमें से जौ उत्पादक है ना, जौ जयपुर, ऐसे याद रखना, मुख्य जो है जयपुर के अंदर। जौ जयपुर, श्री गंगानगर, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर, झुंझुनू, नागौर। अच्छा, जिले अभी रटने जरूरी नहीं है, क्योंकि जिले परिवर्तन होंगे तो कुछ चेंज हो भी सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इतना लोड मत लेना, लेकिन मुख्य अलग अलग जो विशेषताएं हैं वो थोड़ी सी ध्यान में रख लेना। क्या विशेषताएं हैं? कि जौ से सर बियर बनाई जाती है, दारू बनाया जाता है। हाँ, विशेषता तो है भाई। अब देखो कोई चीज गुणकारी है या नहीं, वो अच्छा, इसके गुण कि जौ से बियर बनाई जाती है, इसके गुण आप और मैं नहीं बता सकते। इसके गुण जो है अपने परम दोस्त ही बता सकते हैं। जब किसी को बियर पिलानी स्टार्ट करनी हो, दारू पिलाना स्टार्ट करनी हो ना, तब उसे यही उदाहरण दिया जाता है, अरे वो तो जवार पानी है रे, वो तो बहुत हितकारी है, वो तो मतलब एक बियर रोज पिले नहीं तेरे चेहरे की रंगत ही अड़ी आई, रोटी भाई दबान और जवार पानी है, इनकी खराब भी नहीं है, मेन चीज आए। मतलब इस तरीके से तर्क दिए जाते हैं कि अपन को लगे कि अभी तक तो अपन जिंदगी साला जी नहीं रहे थे, जिंदगी तो ये पीने के बाद जिएंगे अपन। ऐसे ऐसे यार, ये बात सही है कि जौ से बियर और शराब बनाई जाती है, जब तो अपने समाज के अंदर उदाहरण यही दिए जाते हैं, जौ का पानी है बियर, जबकि ये पता ही है अपन को कि अल्कोहल उसके अंदर भी आता है। अलग अलग चीजें। प्रमुख जवार उत्पादक जिले, जवार में सबसे ज्यादा अजमेर, फिर पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर, जयपुर आदि के अंदर है। अच्छा, यहाँ पे ये जो फसलें आप देख पा रहे हो, कई जो है देखो, कईयों को पौधे थोड़े से एक जैसे लगते हैं, ठीक है ना, तो उसके अंदर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये गेहूं है, ये आपके है जौ, जव जिसे बोलते हैं।
अच्छा, चावल और जौ, जिसे जौ कहते हैं, वो प्राचीन काल से उगाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। अच्छा, गेहूं, गेहूं के अंदर ही आप, यदि आपने देखा होगा तो ये जो फोटो देख रहे हो, जूम करके देखना बाद में, ये जौ होते हैं, ठीक है ना। इसके साथ में भी कई बार अपन जब गेहूं जैसे बीनते हैं तो यहाँ ये जौ के दाने भी दिखते हैं। आप लोगों का तो पता नहीं, बाकी मैं देखो एक था तो हमें सारे काम करने पड़े बचपन के अंदर, ठीक है ना। बचपन के अंदर अब घर पे गेहूं आते तो गेहूं भी बीनवाने पड़ते थे मदर मम्मी जी की सहायता करने के लिए, क्योंकि वो उन्होंने सारे काम करवाए हमसे। अच्छा, सिस्टर की शादी होगी तो झाड़ू पोते भी करने पड़े बाद में, क्योंकि घर में एक छोरो है नहीं, बिन सारा ही काम करना पड़े, चाय पानी झाड़ू पोता वगैरह सब सब तरह करना पड़े। मतलब सिचुएशन है। जो इकलौते होंगे उनको पता होगा कि इकलौता होना भी खाने का काम नहीं है, ठीक है। तो ये सारी हकीकत बात है। अब गेहूं मैंने बिनवाए, मुझे पता है कि गेहूं के अंदर ये जौ के दाने आते थे, ठीक है ना। अब आप लोगों में से कई भाई होंगे मेरे जो मेरी कैटेगरी में आते होंगे कि हाँ सर हमने भी बीने हुए, तो वही मजे की बात। फिर ये है ज्वार, ठीक है। तो यहां पे अपने जौ भी पढ़ा और जवार भी पढ़ा। तो जौ और जवार अलग होते हैं, ये बताने के लिए आपको मैंने यहाँ पे ये फोटो शामिल किए हैं, ठीक। ज्यादा सीरियस नहीं लेना किसी भी बात को, ठीक है ना। मक्का, अब मक्का अमेरिकी पौधा है मूल रूप से और मेवाड़ का मुख्य भोजन है। यानी कि आप इसमें जिले देखोगे ना, मुख्य प्रमुख उत्पादक जिले, तो मेवाड़ की साइड में इसे ज्यादा उगाया जाता है, ठीक है ना। मेवाड़ की साइड में ज्यादा उगाया जाता है। अच्छा, अनाजों की रानी भी इसे कहा जाता है मक्का को, ठीक है, अनाजों की रानी। प्रमुख उत्पादक जिले में भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ और राजसमंद। तो ये पूरा का पूरा आप देखोगे तो मेवाड़ बेल्ट है, ठीक है। मेवाड़ के अंदर ज्यादा उगाया जाता है, ज्यादा खाया जाता है। इसका जो हरी पत्तियों का इसका जो चारा होता है वो साइलेज कहलाता है। क्या कहलाता है? साइलेज। बाजरा, बाजरा पश्चिमी राजस्थान की मुख्य फसल है और इसकी विशेषता ऐसी है कि पश्चिमी राजस्थान में ये उग जाता है, ठीक है, क्योंकि ये शुष्क वातावरण में उग जाता है, ये बलुई मिट्टी में उग जाता है। इसे ज्यादा मतलब ऐसे जो है मैदानी क्षेत्र में जो अनुकूलता पाई जाती है उसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो ये क्या है, कम वर्षा, उच्च तापमान और उपजाऊ बलुई मिट्टी में उगाया जाता है। राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न यानी मुख्यतः खाए जाने वाली फसल में सबसे ज्यादा इसी का नंबर आता है। बाजरे के सोगरे बनाए जाते हैं, ठीक है। अब ये तो भाई थोड़े एक्स्ट्रा मॉडर्न या थोड़े एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड लोग हैं, वो कहते हैं बाजरे की रोटी। बाकी हकीकत में होता क्या है, सोगरा, जिन मारवाड़ी के बाजरी होगरा, ठीक है। और वही कहने और वही खाने में मजा है। राजस्थान में इसके उत्पादन में भारत के अंदर राजस्थान जो है प्रथम है, ठीक है। उत्पादक क्षेत्रों के अंदर अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, जोधपुर ये मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। आते हैं अपन चने पर। चना रबी की प्रमुख फसल है और चना रबी में भी दलहन की प्रमुख फसल है। अच्छा, एक बार मैंने पूछा भी किसी स्टूडेंट से कि साबित करो कि चना सबसे ज्यादा खाया जाने वाला है रबी के अंदर, ठीक है, दलहन के अंदर। तो फिर वो सोच में पड़ा कि सर इसे कैसे साबित करें। मैं कि साबित कर सकते हो, चलो बाहर बरसात हुई, बढ़िया तबीयत का मौसम हुआ कि बनाओ पकोड़े, ठीक है। कोई यार दोस्त आ गए कि लाओ वड़ा पाव, ठीक है। कोई बढ़िया खाना शॉर्ट एंड स्वीट बनाना है तो कि बनाओ बेसन के चीलिए। मतलब जब भी खुशी है, गम है, अच्छा कहीं कोई शॉर्ट स्वीट में बनाना है तो बना दो कड़ी। तो यानी बेसन, ज्यादातर बेसन अपन खाते हैं, ठीक है। अब बेसन खाते तो बेसन बनता किससे? चने से। हो गया साबित, बस और क्या करना है। प्रमुख उत्पादक जिले बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर, पाली आदि ये है। अच्छा, सरसों, सरसों क्या है कि मक्के दी रोटी और सरसों दा साग। वैसे अपने यहाँ पे सरसों तेल के लिए काम में लिया जाता है, सरसों का साग भी बढ़िया बनता है। देश में सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में ही होता है। अच्छा, प्रमुख उत्पादक कौन कौन से? अलवर, टोंक, भरतपुर, श्री गंगानगर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, बारां आदि। अब ये याद करना आप लोगों की जिम्मेदारी है, अभी जिलों में उलझना मत, यदि चेंज हो गए तो फिर बदलना पड़ेगा। सर, राजस्थान का एक अलग से फैक्ट है इंपॉर्टेंट कि राजस्थान का बाजरा, इसबगोल, सरसों, ग्वार, मोठ व जीरे उत्पादन के अंदर प्रथम स्थान है, यानी फर्स्ट नंबर पर ये दे रखा। और ये ऐसे कि ऐसे इसके अंदर दी भी है चीज, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है बहुत अच्छी तरीके से। और इसी के साथ अपने हंसते खेलते आरबीएससी की ये क्लास भी पूरी हुई। मुझे नहीं लगा कि कहीं भी आप बोर होने जैसा इसमें कुछ भी नहीं रहा होगा। वैसे आरबीएससी पढ़ने जाते हैं फिर कंटाला आ जाता है कि यार अब इसमें
क्या पढ़े हैं यार, इसमें तो मिलता ही नहीं है कि ये एग्जाम में आने लायक इसमें से क्या सवाल होगा। अब एग्जाम में आने लायक मैंने आपको सारे के सारे स्लाइड के माध्यम से बता दिए। अच्छा, आरबीएसई के फैक्ट तो पढ़े ही है, बहुत सारे फैक्ट मैंने आरबीएसई के अलावा भी बताए हैं, और इसीलिए कहा है कि जैसे चैप्टर पढ़ते हो फिर अभ्यास कर लेना, टॉपिक वाइज अभ्यास साथ साथ ही किया जाता है। तो ये पढ़ा है, फिर आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास सीरीज दे रखी है, तो फिर अभ्यास करना और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाओ। मतलब ये चीज क्लियर हो जाएगी आपके मन में, एक सकारात्मकता तो ये आ जाएगी कि अब हमारे आरबीएसई में से चाहे कुछ भी आए, क्योंकि एक माहौल बन जाता है फिर कि ये प्रश्न आरबीएसई में से आया, ये आरबीएसई में से आया, फिर आपके दिमाग में रहता है हमने तो आरबीएसई पढ़ी नहीं। तो ये माहौल जो है ना, अब इतनी पॉजिटिविटी देगा आपको कि हमने तो आरबीएसई पढ़ी क्या, हमने तो घोट के पी ली है, और यही चीज अपन को चाहिए। तो बढ़िया आराम से पढ़ो, कल पढ़ेंगे इसी का अगला भाग सिंचाई वाला, और फिर संडे को और दूसरा। तो 3 दिन आपके आरबीएसई की क्लासेस रहनी है, आप सभी जानते हो। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।